वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। मैं मिस्टर पांडे के बंगले पर पहुंचा तो मीनाक्षी जाग रही थी। वो मुझे देखकर हस्बे मामूल बड़ी खुश हुई। कहने लगी, स्वामी जी आपने बड़ी कृपा की जो दिल्ली से वापस आ गए। मैं तो समझी थी कि अब शायद आपके दर्शन न हो। मैंने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने मेरी कजन का हाल पूछा। मैंने कहा वो ठीक नहीं है। उसके माता पिता ने फैसला किया है कि वो उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएं और वहीं उसका इलाज करवाएं। अच्छा, अब मैं ऊपर जाता हूँ, सफर की वजह से बहुत थक गया हूँ। मीनाक्षी जल्दी से बोली, स्वामी जी मैं आपके पांव दबा दूं। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं। मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। पीछे मुझे दो बातों की फिक्र थी। एक तो मैं अपने लाइटर वाला ट्रांसमीटर बेडरूम में छोड़ आया था। अगरचे मैंने उसे खुफिया जगह पर छुपाया हुआ था, फिर भी मुझे उसकी फिक्र जरूर थी। दूसरे मुझे ये तशवीश भी थी कि कहीं पहली मंजिल के ड्राइंग रूम वाले टेलीफोन के अंदर लगाया हुआ मेरा छोटा माइक्रोफोन किसी ने न देख लिया हो। ऐसा हो सकता था कि मेरे पीछे ड्राइंग रूम का फोन खराब हो जाए, मैकेनिक आकर उसे खोले और अंदर लगे हुए माइक्रोफोन का राज फाश हो जाए। मगर खुदा का शुक्र रहा ऐसी कोई बात न हुई। फिर भी मैंने ये मालूम करने के लिए कि माइक्रोफोन अपनी जगह पर ही है, अपने कमरे के टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। नीचे ड्राइंग रूम में खामोशी थी। हल्की हल्की भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। फिर ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने मेज पर कोई चीज रखी हो। साथ ही मीनाक्षी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। मैंने रिसीवर रख दिया। अभी तक मेरा कोई राज अफशा नहीं हुआ था। अब मैंने सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया था ताकि उसके किसी के हाथ लगने का बिल्कुल ही अंदेशा न रहे। दूसरे या तीसरे दिन शाम के वक्त रीना लेनी के डांस सेंटर में रीना लेनी के पास बैठा स्टूडेंट लड़कियों को डांस की तालीम हासिल करते देख रहा था। कुछ लड़कियों के माता पिता भी कमरे में मौजूद थे। मीनाक्षी अभी तक नहीं आई थी। तबले पर ठेका लगा हुआ था। लड़कियां ताल पर रक्स कर रही थीं। रीना लेनी देवी मेरे पास सोफे पर बैठी ताली बजाकर तबले के बोल दोहरा रही थी। इतने में एक नौकर ने बड़े अदब के साथ सोफे के पीछे से आकर मुझे आहिस्ता से कहा, महाराज आपका फोन आया है, कोई वर्मा साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं चुपके से उठकर साथ वाले कमरे में आ गया जहां फोन मेज पर पड़ा हुआ था। उसका रिसीवर अलग रखा हुआ था। मैं समझ गया कि ये सिवाय करीम भाई के और कोई नहीं हो सकता। मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से करीम भाई की आवाज आई, आज रात हाइड आउट पर पहुंचो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसके साथ ही फोन बंद हो गया। मैंने रिसीवर रखा और वापस हॉल कमरे में रीना लेनी के पास आकर बैठ गया। रीना लेनी देवी रक्स की ताल देने में मगन थी। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी आ गई। घंटा डेढ़ घंटा वो भी रक्स करती रही। फिर हम दोनों बंगले पर वापस आ गए। मैंने उसे कहा, मुझे रात को महावीर जी के दर्शनों के लिए मंदिर जाना है, मुझे गाड़ी की चाबी दे देना। तुमने कहीं जाना तो नहीं? मीनाक्षी ने आजी से कहा, गुरुजी मुझे तो कहीं नहीं जाना, अगर जाना भी होता तो मैं न जाती। मैं रात के 11:30 बजे गाड़ी लेकर बंगले से निकल गया। पहले हस्बे मामूल नारायण जी के मंदिर गया, वहाँ 15-20 मिनट गुजारे और फिर अपने हाइड आउट की तरफ रवाना हो गया। वीरान क्वार्टर से थोड़े फासले पर दरख्तों में गाड़ी खड़ी की और क्वार्टर में आकर बैठ गया। कोई 5 मिनट बाद करीम भाई भी पहुंच गया। आते ही बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि कोई इंटेलिजेंस का आदमी तुम्हारे पीछे नहीं लगा हुआ? मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मिस्टर पांडे के बंगले के बाहर बैठी हुई इंटेलिजेंस टीम से कुदरती तौर पर कुछ बेनियाज सा हो गया था। खास तौर पर जब मैं गाड़ी में निकलता था तो अपनी निगरानी किए जाने के अंदेशे से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता। मैंने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। करीम भाई उठकर बंद दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा जरा सा खोल कर बाहर झांका, फिर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पास आकर स्टूल पर बैठ गया और कहने लगा, तुम्हें अब बेहद मोहतात रहने की जरूरत है। मुझे शक है कि तुम्हारी निगरानी हो रही है। मुमकिन है कोई आदमी तुम्हारा पीछा करता यहाँ तक भी आया हो। बहरहाल वापसी पर तुम मेरे निकलने के आध घंटे बाद निकलना और यहाँ से सीधा मंदिर जाना। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद बंगले पर जाना। मैंने ये बात नोट कर ली। मैंने करीम भाई से पूछा कि वो खास बात क्या है जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। वो बोला, मेरे आदमी ने दिवलाली से इस बात की इत्तला दी है कि 20 तारीख को रात के वक्त जो मिलिट्री ट्रेन असलहा लेकर जम्मू जा रही है उसके 3 डिब्बों का रंग सुर्ख है। सारे डिब्बे माल गाड़ी के बंद हैं, मगर साथ एक मुसाफिर ट्रेन वाला डिब्बा भी लगा दिया है जिसमें फौजी जवान सिक्योरिटी की खातिर साथ जा रहे हैं। मैंने ये बात भी नोट कर ली और करीम भाई से कहा, ये निशानी ट्रेन को वो पहचानने में हमारी मदद करेगी। अब हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। वो कहने लगा, कल रात को 2 रॉकेट लॉन्चर और 12 रॉकेट मेरे पास आ जाएंगे। हमें 18 तारीख को ही ये सामान लेकर मडघाट स्टेशन पर पहुंच जाना होगा। हम स्टेशन के पीछे एक पहाड़ी गार में छुपकर ट्रेन का इंतजार करेंगे। आज के बाद हमारी मुलाकात 18 तारीख को भोपाल के रेलवे स्टेशन पर उसी होटल में होगी जहां हमने एक रात गुजारी थी। तुम जिस रोज चाहो अहमदाबाद से रवाना हो जाओ, मगर 18 तारीख को भोपाल के होटल में मौजूद होना। मैं तुम्हारे पास 18 तारीख की रात को पहुंचूंगा और एक अलग कमरे में ठहरूंगा। वहां मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा। वो इतना बड़ा होटल नहीं है।
मैंने रॉकेट लॉन्चर और रॉकेटों के बारे में पूछा कि ये सामान क्या वो अपने साथ लाएगा। उसने कहा जब हम मडघाट के पहाड़ी गार में पहुंचेंगे तो ये सामान पहले से वहां मौजूद होगा, तुम उसकी फिक्र न करो। अब न मैं तुम्हें फोन करूंगा और ना तुम मुझे फोन करोगे। हमारी मुलाकात अब 18 तारीख को भोपाल के होटल में होगी। तुम पहले निकल जाओ, मैं बाद में निकलूंगा, मगर होशियार रहना, मुझे शुबा है कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। मैं खामोशी से बाहर निकल गया। क्वार्टर के अहाते में अंधेरा था। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी थी। मैंने पूरी आंखें खोलकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे अंधेरे में कोई शको शुबे वाली बात महसूस न हुई। फिर भी मैं क्वार्टर की अकबी दीवार को फांदकर उन दरख्तों की तरफ गया जहां मैंने मीनाक्षी की गाड़ी खड़ी की हुई थी। मैं अंधेरे में एक तरफ होकर खड़ा हो गया और ये देखने की कोशिश करने लगा कि कोई शख्स मेरी गाड़ी के गिर्द तो नहीं मंडला रहा। मैं 5 मिनट तक चुप कर गाड़ी को देखता रहा। वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं खामोशी से चलकर गाड़ी के पास आ गया। गाड़ी स्टार्ट की और जिस तरफ से आया था उसी तरफ से वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। करीम भाई की हिदायत के मुताबिक वहाँ से सीधा स्वामी नारायण के मंदिर पहुंचा। वहाँ कोई आध घंटा गुजारा और उसके बाद बंगले की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने कमरे में जैन मत के बानी महावीर की एक कांसी की मूर्ति मंगवा कर रख छोड़ी थी और उसके पाँव में रोज फूल रख देता था और अगरबत्तियां भी सुलगा दिया करता था। मीनाक्षी भी फूल ले आया करती थी। मैंने वहाँ ये बता दिया हुआ था कि मैं दिन भर अपने कमरे में भगवान महावीर की पूजा पाठ में मसरूफ होता हूँ। मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में कोई ना आए। लेकिन ये मेरा मामूल था कि जब शाम को मिस्टर पांडे अपने किसी खास मेहमान के साथ या अकेला या मीनाक्षी के साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठता तो मैं अपने टेलीफोन का रिसीवर थोड़ी थोड़ी देर बाद उठाकर सुन लेता कि मिस्टर पांडे किसी से कोई अहम बात तो नहीं कर रहा। अभी तक उसने किसी से कोई ऐसी खुफिया राजदारी की बात नहीं की और कोई इसराइली या भारतीय फौज का अफसर भी उसे मिलने नहीं आया था। रात को खाने पर कभी कभी या सुबह नाश्ते पर मेरी मिस्टर पांडे से मुलाकात हो जाती। वो हर बार हाथ बांध कर यही कहता कि आपकी मेहरबानी से मेरा गुर्दे का दर्द तो बिल्कुल खत्म हो गया है, अब जो तीसरी पत्थरी गुर्दे में रह गई है उसे भी दूर कर दें। या फिर मुझसे अपनी तरक्की की फाइल के बारे में बड़ी आजिज़ी से फरमाइश करने लगता कि भगवान महावीर से कह दें कि मेरी फाइल पर इंदिरा गांधी जी के दस्तखत करवा दें। मैं उसे सिर्फ तसल्ली देता कि ये काम वक्त आने पर पूरा हो जाएगा। हकीकत ये थी कि मिस्टर पांडे की ये दोनों कमजोरियां मैंने अपने कब्जे में रखी हुई थी और मैं चंद्रिका से इस बारे में अभी नहीं कहना चाहता था। चंद्रिका से भी कई रोज से मुलाकात नहीं हुई थी। असलहे की ट्रेन पर हमला करने का वक्त करीब आ रहा था। मैंने 15 तारीख को मीनाक्षी और मिस्टर पांडे से कहा कि मैं सोमनाथ जी के मंदिर की यात्रा करने को जा रहा हूँ। 2-1 दिन में जाऊंगा और वहाँ 2 दिन मंदिर में भगवान सोमनाथ की पूजा करूंगा। मुझे महावीर भगवान ने हुक्म दिया है कि वहाँ जाऊं और फूल माला चढ़ाऊं। मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने फरमाइश की कि मैं उनके लिए भी वहाँ प्रार्थना करूं। अब मैं एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा था। आखिर मेरी रवानगी का वक्त आ गया। मैं 17 तारीख को दोपहर को अहमदाबाद से बज़ाहिर सोमनाथ के मंदिर के लिए और हकीकत में भोपाल जाने के लिए रवाना हुआ। एक रात और एक दिन सफर में गुजरा। 18 तारीख की शाम को मैं भोपाल में था। वहाँ रेलवे स्टेशन के करीब जो मामूली सा होटल था वहाँ एक कमरा लेकर ठहर गया। अब मुझे अपने स्पाई मास्टर करीम भाई का इंतजार था। उसी रोज रात के वक्त करीम भाई भी आ गया। उसने होटल के रजिस्टर में से मेरे कमरे का नंबर मालूम कर लिया। रात काफी गुजर चुकी थी कि उसने मेरे कमरे की दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो करीम भाई अंदर आया। उसने पुरानी सी ठंडी जैकेट और उसी कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। अंदर आकर कहने लगा, इस लिफाफे में तुम्हारी जैकेट और पतलून है। ये जैन भक्तों वाले कपड़े उतार कर पतलून जैकेट पहन लो। अपने खद्दर के कपड़े इसी लिफाफे में बंद करके पलंग के नीचे रख देना। होटल वालों से कह देना कि तुम अपने माता पिता से मिलने झांसी जा रहे हो। कमरे का 3-4 दिन का एडवांस किराया भी अदा कर देना। कह देना कि तुम्हारे वापस आने तक कमरा बंद रहे। मैं भी ऐसा ही बहाना बनाकर यहाँ से निकलूंगा। कमरे की चाबियां हमारे पास ही रहेंगी। मिशन मुकम्मल हो जाने के बाद अगर हम जिंदा रहे तो इसी होटल में आकर तुम अपना लिबास तब्दील करके वापस अहमदाबाद रवाना हो जाओगे। हम सुबह 6 बजे मडघाट जाने के लिए यहाँ से निकलेंगे। अब तुम आराम करो। वो चला गया। मैंने दरवाजा बंद करके खद्दर का कुर्ता पाजामा उतार कर गहरे नीले रंग की पुरानी जीन्स पहनी, जैकेट पलंग के पास ही रख दी और बिस्तर पर लेट गया। छोटे क्लॉक पर मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया। ठीक 5 बजे सुबह अलार्म बजने लगा। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, जैकेट पहनी और नीचे आ गया। काउंटर पर रात की ड्यूटी वाला मुलाजिम मौजूद था। मैंने उसी से कहा कि मैं अपनी माता जी से मिलने झांसी जा रहा हूँ। 2-3 दिन में वापसी होगी। कमरे में मेरा सामान पड़ा है, उसे कोई न खोले। उसके साथ ही मैंने 4 दिन का किराया और ऊपर 100 रुपए मुलाजिम को इनाम के तौर पर दिए। वो बेहद खुश होकर कहने लगा, सर आपका कमरा बिल्कुल बंद रहेगा, कोई फिक्र ही न करें। मैं होटल से बाहर आकर एक तरफ ओट में खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि करीम भाई भी मेरे पास आ गया। कहने लगा, स्टेशन पर चलकर नाश्ता करेंगे। भोपाल का स्टेशन बड़ा बारौनक स्टेशन था। शहर भी मुसलमानों की तारीखी
रिवायात का हामिल है। ये कभी मुसलमानों की बड़ी मशहूर रियासत थी, मगर कांग्रेस हुकूमत के वजीर दाखिला पटेल ने जब हिंदुस्तान की सारी रियासतों को खत्म किया तो रियासत भोपाल का सूरज भी गुरूब हो गया। शहर हमेशा से इल्मी अदबी सरगर्मियों का मरकज रहा था, मगर अब वहाँ हिंदू कल्चर की छाप रोज बरोज गहरी होती जा रही थी। इंदिरा गांधी की हुकूमत रियासत भोपाल में मुसलमानों की रिवायात को मस्ख कर रही थी और मुसलमानों पर तरक्की के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे। भोपाल स्टेशन से हमारे होते हुए 2-3 गाड़ियां झांसी दिल्ली की तरफ गईं, लेकिन उनमें से कोई भी मडघाट के वीरान स्टेशन पर नहीं ठहरती थी। आखिर रात के 1 बजे हमें एक पैसेंजर ट्रेन मिली जो उस स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती थी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। मडघाट का स्टेशन वहां से ज्यादा फासले पर नहीं था, मगर उस पैसेंजर ट्रेन ने पूरे 2 घंटे के बाद हमें वहां पहुंचाया। स्टेशन पर सिवाय हम दोनों के और कोई मुसाफिर न उतरा। स्टेशन पर हू का आलम था, अमला गायब था, दफ्तर बंद था। प्लेटफॉर्म पर जो 3-4 खंबे लगे हुए थे उनके बल्ब रोशन थे। मैंने देखा कि उस रोशनी में रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक साफ नजर आ रही है। गाड़ी हमें उतार कर आहिस्ता आहिस्ता चलती आगे निकल गई। हम एक तरफ होकर खड़े हो गए। करीम कहने लगा, इस रोशनी में हमें टारगेट ऊपर से साफ नजर आ जाएगा। चूंकि मिलिट्री ट्रेन में सिवाय एक डिब्बे के बाकी सारे डिब्बे मालगाड़ी के लगे होंगे, इसलिए इन डिब्बों में रोशनी नहीं होगी। प्लेटफॉर्म के खंभों की रोशनी हमारी मदद करेगी। चलो अब हम ऊपर चलते हैं। चारों तरफ पहाड़ियों में घिरे हुए इस वीरान स्टेशन पर हैबतनाक खामोशी तारी थी। हम पीछे से होकर टीले के चढ़ाई चढ़ते हुए स्टेशन से कोई 50-60 फुट की बुलंदी पर एक दूसरी पहाड़ी के दामन में आ गए। यही वो पहाड़ी थी जहां हमारी पनाहगाह थी। ये एक कुदरती गार था जो पहाड़ी के अंदर 15-20 फुट तक चला गया था। करीम भाई ने जेब से छोटी टॉर्च निकाल कर रोशन की। मुझे उसकी रोशनी में गार की दीवार के साथ एक बड़ा थैला लगा हुआ दिखाई दिया। ये काफी बड़ा थैला था। करीम ने टॉर्च मुझे थमाई और थैले का जिप खोल दिया। थैले में 2 रॉकेट लॉन्चर, 6 रॉकेट, 4 बड़ी मोमबत्तियां, 2 चीनी के मग और एक बड़े साइज की थर्मस बोतल थी। हमने सबसे पहले मोमबत्ती रोशन करके पत्थर पर लगा दी। मैंने रॉकेट लॉन्चरों और रॉकेटों को बड़े गौर से देखा। ये बिल्कुल नए रॉकेट लॉन्चर थे। लगता था किसी ऑर्डिनेंस डिपो से उड़ाए गए हैं। हमने थर्मस में से कॉफी निकाल कर पी। एक बड़ा डिब्बा बिस्किटों का भी थैले में से निकल आया। कुछ बिस्किट खाए और अपने मंसूबे की तफसीलात पर गुफ्तगू करने लगे। गार में जो आदमी थैला रख गया था उसने पहले ही से जगह को साफ करके वहाँ नारियल की शाखों की एक सफ बिछा दी थी। हम सफ पर लेटकर सो गए। सुबह उस वक्त आंख खुली जब गार में दिन की रोशनी का गुबार फैला हुआ था। हमने थर्मस में से कॉफी निकाल कर पी। फिर करीबी दरिया पर जाकर मुंह हाथ धोया। वहाँ जो घास फूस की जो झोंपड़ा नुमा कैंटीन दरख्तों के नीचे बनी हुई थी वो बंद थी। करीम ने कहा, ये दोपहर के वक्त खुलेगी, यहाँ से हमें खाने को कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। करीम भाई ने जेब से एक माचिस की डिब्बी के साइज का ट्रांसमीटर निकाल कर मुझे दिखाया और कहा, इस ट्रांसमीटर पर हमारा आदमी हमें इत्तला करेगा कि गाड़ी देवलाली की गैरिजन से चल पड़ी है। ये 19 तारीख का दिन था। सारा दिन हमने उन पहाड़ियों में इधर उधर चल फिर कर माहौल का जायजा लेते गुजार दिया। झोंपड़े वाली कैंटीन खुल गई थी। वहाँ से हमने कुछ चावल और मछली खाई। रात को भी वहीं से खाना खाया। कैंटीन वाले को हमने यही बताया कि हमने यहाँ कटाई का ठेका लेना है और जंगल में दरख्तों का जखीरा देखने आए हैं। आखिर 20 तारीख का दिन तुलू हुआ। 20 तारीख की रात को 12 बजे के बाद असलहे से लदी हुई मिलिट्री ट्रेन ने देवलाली के फौजी गैरिजन की टॉप लाइन से जम्मू के लिए रवाना होना था। हम दरिया के घाट वाली झोंपड़ी कैंटीन के बाहर बैठे काफी देर तक अपने मंसूबे पर गौर करते रहे। हमने उस कमांडो एक्शन के एक पहलू पर गौर किया। बज़ाहिर ये कमांडो एक्शन बड़ा आसान और वाज़ेह था। एक मालगाड़ी ने बहुत हल्की रफ्तार के साथ स्टेशन के खुले प्लेटफॉर्म पर से गुजरना था। हमने 50-60 फुट की बुलंदी से उस पर यके बाद दीगरे 6 रॉकेट फायर करने थे और फिर वहां से फरार होना था। लेकिन इस बज़ाहिर आसान एक्शन में कई मसाइल पोशीदा थे। पहला मसला तो ये था कि ट्रेन का शेड्यूल ही बदल गया हो, किसी वजह से ट्रेन की तारीख तब्दील कर दी गई हो। दूसरा मसला ये था कि ऐन मुमकिन है इसराइल से लिए गए नेपाम रॉकेट इस ट्रेन में न आ रहे हों। तीसरा मसला ये था कि ट्रेन को 2 इंजन लगे होंगे। मुमकिन है उसकी रफ्तार हमारे अंदाजे के खिलाफ ज्यादा तेज हो और हम मुतहर्रिक टारगेट पिछले 3-4 डिब्बों को बराह रास्त हिट न कर सकें। ये बहुत जरूरी था कि हम रॉकेट या तो गोला बारूद वाले या नेपाम रॉकेटों वाले डिब्बों को हिट करें। अगरचे मैंने मुतहर्रिक टारगेट को हिट करने की जबरदस्त ट्रेनिंग ले रखी थी, लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद था कि जज्बाती हिजान में मेरा रॉकेट निशाने पर न लगे। 3 रॉकेट मुझे और 3 ही रॉकेट मेरे साथी करीम भाई ने फायर करने थे। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम न था कि वो निशाने और खास तौर पर मुतहर्रिक टारगेट पर निशाना लगाने में कितनी महारत रखता है।
देवलाली से 20 तारीख की आधी रात को चली हुई मालगाड़ी ने हमारे हिसाब के मुताबिक 21 तारीख की शाम को मडघाट स्टेशन पर से गुजरना था। 21 तारीख की दोपहर को, जबकि सूरज अभी भोपाल की जंगलाती पहाड़ियों के ऊपर ही था, मैं और करीम भाई अपने पहले से चुने हुए ठिकाने पर आकर बैठ गए। ये वस्ती हिंद के खतरनाक जंगलों का एक वीरान और गैर आबाद इलाका था। हमने एक चट्टान की ओट में मोर्चा बना लिया था। नीचे 50-60 फुट की पथरीली ढलान मडघाट स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक चली गई थी। प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था, रेलवे लाइन भी खाली पड़ी थी। रॉकेट लॉन्चर और 6 के 6 रॉकेट हमारे करीब ही घास में पड़े थे। छोटा रेडियो ट्रांसमीटर करीम भाई के हाथ में था और वो बार बार उसे ऑन करके कान से लगाकर अपने उस साथी की आवाज सुनने की कोशिश करता जिसने एम्युनिशन ट्रेन की देवलाली से रवाना होने की इत्तला हमें देनी थी, मगर उसकी कोई इत्तला हमें नहीं मिली थी। मैं परेशान था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो, कहीं ट्रेन की रवानगी का शेड्यूल ना तब्दील कर दिया गया हो। मगर करीम भाई कोई खास परेशान नहीं था। वो यही कहता कि हमारा आदमी अगर कल किसी वजह से इत्तला न दे सका तो ऐन वक्त पर उसका सिग्नल जरूर मिलेगा, और उसका अंदाजा ठीक निकला। हमें चट्टान की ओट में आकर बैठे बमुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि ट्रांसमीटर पर सिग्नल आने लगे। फिर कोड अल्फाज में किसी ने कुछ कहा। करीम भाई ने जवाब में कोड अल्फाज में कुछ कहा। ट्रांसमीटर बंद कर दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, ट्रेन भोपाल के आउटर सिग्नल से रन थ्रू कर दी गई है। उस वक्त सूरज पहाड़ियों के पीछे हो रहा था। जंगल और ढलान के दरख्तों पर शाम का अंधेरा उतरने लगा था। करीम भाई के चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। कहने लगा, हमारा आदमी देवलाली गैरिजन से ट्रेन की रवानगी का सुराग नहीं लगा सका होगा। मालूम होता है कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी। खैर, अच्छा हुआ हमें ट्रेन की इत्तला मिल गई। अब हमारा वार खाली नहीं जाना चाहिए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इंशाल्लाह हम टारगेट मार लेंगे। हम पाकिस्तान, इस्लाम और कश्मीर के मुसलमानों की दुश्मन इंदिरा गांधी को बता देंगे कि मुसलमान जिंदा हैं, इस्लाम जिंदा है और उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती। करीम भाई ने घास में छुपाए हुए रॉकेट लॉन्चर निकालकर एक लॉन्चर मुझे दिया, एक अपने पास रख लिया और बोला, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग है, जिसमें अगर हम साबित कदम रहे और सिर्फ खुदा और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जिहाद करते रहे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। लॉन्चर सामने रखकर टारगेट को देखो। हम दोनों ने रॉकेट लॉन्चर घुटनों के बल खड़े होकर अपने अपने कंधों पर रखे और नीचे प्लेटफॉर्म को और रेलवे लाइन को निशाने में देखा। प्लेटफॉर्म पर जो थोड़े थोड़े फासले पर 6-7 खंबे लगे थे, उनकी बत्तियां रोशन हो गई थी और टारगेट बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अभी हमने लॉन्चरों में रॉकेट नहीं डाले थे। हम बैठ गए और लॉन्चर सामने जो पत्थर की बड़ी ढलवान सी थी उसके साथ लगा दिए। अब मुझे महसूस हुआ कि हमारा इस मास्टर स्पाई ने ट्रेन पर रॉकेट फायर करने के लिए बड़ी मौजूद जगह का इंतखाब किया था। इससे बेहतर, इससे ज्यादा वीरान और बेआबाद रेलवे स्टेशन शायद सारे भोपाल झांसी लाइन पर नहीं था। खुदा जाने अंग्रेजों ने यहाँ क्या सोचकर स्टेशन बना दिया था, क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं था। हो सकता है अंग्रेजों के जमाने में यहाँ कोई आबादी हो, मगर अब तो वहाँ दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी और ये वीरानी हमारी बेहद मददगार साबित हो रही थी। जिस तरफ से ट्रेन ने आना था उस तरफ रेलवे लाइन पर दूर एक आउटर सिग्नल था। ये डबल सिग्नल था। चूंकि ये सिग्नल ट्रैक रेलवे स्टेशन था, इसलिए पीछे किसी स्टेशन पर पैसेंजर और माल गाड़ियों को रोककर एक्सप्रेस गाड़ियों को पहले गुजारा जाता था। जब दिल्ली की तरफ से कोई गाड़ी यहाँ से भोपाल और देवलाली की तरफ जाती तो डबल सिग्नल की जो बत्ती सुर्ख होती वो सब्ज हो जाती। डबल सिग्नल की एक बत्ती सुर्ख थी और दूसरी बत्ती भी सफेद रोशन थी। इसका मतलब ये था कि अभी सिग्नल डाउन नहीं हुआ। हमारे पीछे पहाड़ी की चढ़ाई थी जिस पर उगी हुई जंगली झाड़ियां रात के अंधेरे में डूब गई थीं, क्योंकि सूरज पहाड़ियों के पीछे गुरूब हो चुका था। अगर ऊपर से कोई नीचे देखता तो हम उसे नजर नहीं आ सकते थे। एक तो जहां हम बैठे थे वहां अंधेरा था, दूसरे हम चट्टानों की ओट में थे। करीम ने चमकीली सुइयों वाली कलाई की घड़ी पर निगाह डालकर कहा, ट्रेन को भोपाल से चले हमारे आदमी की इत्तला के मुताबिक 1 घंटा हो गया है। उसे किसी स्टेशन पर रुकना नहीं, इसलिए अब किसी वक्त भी जहाँ पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।